पूरी तरह से, अगर आप 20 साल पहले के गोरखपुर को याद करें और दैनिक जागरण जिस प्रकार से 50 वर्षों से गोरखपुर की इस विकास यात्रा का न केवल सहभागी है बल्कि उसको रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज भी कर रहा है, ये किसी समाचार पत्र की भूमिका है जिसका निर्वहन कर रहा है। और अब मैं बहुत आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जल्दी ही अपने शासनकाल के शतक माह में प्रवेश करने वाले हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री जी। लोकप्रिय हिंदी दैनिक जागरण के गोरखपुर संस्करण के 50 वर्ष की यात्रा पर आधारित आज के इस कार्यक्रम में दैनिक जागरण के निदेशक श्री सुनील गुप्ता जी, प्रबंध संपादक श्री तरुण गुप्ता जी, दैनिक जागरण के संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, माननीय जन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, अन्य माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, हिंदी साहित्य के जो प्रख्यात जो हमारे साहित्यकार हैं प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के हमारे कुलपतिगण, समाज के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित सभी नेतृत्व वर्ग और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय संपादक दैनिक जागरण को, जिन्होंने मुझे आज दैनिक जागरण के इस 50 वर्ष की इस यात्रा के साथ गोरखपुर में सहभागी बनने का एक अवसर दिया है। मैं दैनिक जागरण परिवार को गोरखपुर यूनिट की 50 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। व्यक्ति हो या कोई संस्थान, उसके जीवन में प्रत्येक दिन की और प्रत्येक वर्ष की अपनी भूमिका है और वह भी प्रतिस्पर्धा के इस युग में हिंदी मीडिया के प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए उस प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र का 50 वर्ष की यात्रा, यह एक शानदार यात्रा के रूप में स्मरणीय होगी। याद करिए, आज से 50 वर्ष पहले जब आज ही के दिन दैनिक जागरण का गोरखपुर के पहले संस्करण की प्रतियां यहाँ के नागरिकों के हाथों में आई होगी, तब दैनिक जागरण यहाँ का अग्रणी पत्र नहीं माना जाता था, एक शुरुआत थी। और शुरुआती दौर में जो प्रयास हुए,
दैनिक जागरण 19 अप्रैल 1975 को यहां से उसका पहला संस्करण निकलना प्रारंभ हुआ कि जून 75 में देश के अंदर आपातकाल लागू हो गया। यानी बामुश्किल अपनी 2 महीने की यात्रा भी पूरी कर पाया था कि उसके मात्र 6 दिन के बाद आपातकाल घोषित हो गया। और आपातकाल की स्थिति क्या थी वह किसी से छुपी भी नहीं है। मीडिया भी सेंसर की चपेट में आ जाता है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरीके से अपनी स्वाधीनता खो देती हैं। संविधान का गला रौंद दिया जाता है। और यही हुआ था 1975 में। लेकिन उस सब के बावजूद लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, जो हम बार बार कहते हैं कि अगर लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की में दर्ज कराई है। और लोकतंत्र की इसी सशक्त उपस्थिति के कारण उस समय न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली की अन्य संस्थानों को बल्कि मीडिया पर भी सरकार का सीधे प्रहार हुआ था। मीडिया के भी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ था। और इसीलिए जब इमरजेंसी लागू हुई तो मीडिया ने अपने पूरे पेज को ब्लैक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया, या ब्लैंक पेज के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया। और अपनी एक प्रकार से इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अघोषित रूप से कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। लोकतंत्र बहाली के चले उस आंदोलन के दौरान मीडिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का योगदान रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर फिर से लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ न केवल फल फूल रहा है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सब भारतवासी गौरवान्वित होते हैं। भारत का लोकतंत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंदर आप उन देशों को जो अपने आप में लोकतंत्र के स्वयंभू ठेकेदार के रूप में आज दुनिया पे दादागिरी दिखाते हैं, अगर आप देखेंगे तो उन देशों के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद उन्होंने अश्वेतों को लोकतांत्रिक अधिकार बहुत बाद में दिया। दुनिया के अंदर लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों ने आधी आबादी को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया। लेकिन भारत ने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया था, आम चुनाव किया था, जनरल इलेक्शन भारत के पहले हुए थे, पहले दिन से ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई लिंग का भेदभाव छोड़े बगैर भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया है। और यह हमारी सशक्त उपस्थिति लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिकों के लिए, जो हम भारत के लोग, भारत के संविधान की यह अभिव्यक्ति है,
यह न केवल संविधान की प्रस्तावना में बल्कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भी उस भूमिका को रेखांकित करती है। मीडिया की इस भूमिका को लगातार मीडिया ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज से 50 वर्ष पहले के गोरखपुर की कल्पना करिए, क्या स्थिति रही होगी। उस समय का गोरखपुर, कनेक्टिविटी का अभाव था, पलायन था, अव्यवस्था थी, पहले से चले आ रहे उद्योग बंदी की ओर जा रहे थे, बाढ़ थी, तमाम प्रकार की बीमारियां थीं। पहले मलेरिया था, मलेरिया के बाद इंसेफ्लाइटिस अपना पैर फैला रहा था, और फिर यहां पर एक वो दौर चला जब माफिया गैंग न केवल गोरखपुर को बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया था। विकास की उस प्रक्रिया को ठप करने वाली वह व्यवस्था और उन स्थितियों में मीडिया के एक बीज का रोपण गोरखपुर के अंदर दैनिक जागरण के रूप में होता है। दैनिक जागरण यहां आता है, अपनी सशक्त उपस्थिति के साथ आगे बढ़ता है। अब दैनिक जागरण की इस यात्रा को जब हम आगे देखते हैं, याद रखना, मीडिया ग्रुप जब भी कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या कोई संस्थान हो, जब भी वह अपनी विरासत से भटकेगा, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। तो देश हो या समाज हो या संस्थान हो या व्यक्ति हो, इन चारों पर बराबर लागू होता है। और मैं इस बात के लिए दैनिक जागरण के संस्थापकों को और उनके प्रधान संपादकों को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भारत की विरासत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय मुद्दों और मूल्यों पर अपनी अटूट निष्ठा रखते हुए सदैव कलम की धार को उस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये दैनिक जागरण की अपनी विरासत के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है, और उस प्रतिबद्धता की कीमत दैनिक जागरण को चुकानी पड़ी थी। जब हल्ला बोल का नारा हुआ था, दैनिक जागरण के कार्यालयों पर हमले हुए थे, आगजनी करने के प्रयास हुए थे, धमकियां दी गई थी, यह दूसरी इमरजेंसी थी। यानी 1975 के बाद यह दूसरी इमरजेंसी थी जब इन्होंने अपनी विरासत और अपनी राष्ट्रीयता को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम की धार के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। तो तब भी इनकी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन दैनिक जागरण तब भी अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, हम अपनी मीडिया के प्रति अपनी वचनबद्धता से बंधे हुए हैं कि हम अपनी राष्ट्रीयता से और अपनी विरासत से अलग नहीं हट सकते हैं। और उस समय के दौर को हम लोगों ने देखा है जब स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी के नेतृत्व में उस अभियान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया था। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं कि फलाना ग्रुप को बंद कर देना चाहिए, फलाने ग्रुप के बाद, यानी वो अपने तरीके से उनकी, क्योंकि अंतःकरण में उनके मन में वही अधिनायकवादी भाव है, तानाशाही भाव है। वे किसी को विकास करते हुए नहीं देखना चाहते, वे किसी को पनपते हुए नहीं देखना चाहते। मेरा विकास हो ये उनकी प्राथमिकता हो, मेरे परिवार का विकास हो ये उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हो ये उनको स्वीकार्य नहीं है। और यही कारण है कि जब भी सबका साथ और सबके विकास के भाव को साथ आगे बढ़ाने का काम होगा तो उस आवाज को दबाने का काम करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे।
तमाम प्रकार से फतवे जारी करने के प्रयास करेंगे, और ये फतवे आज भी जारी हो रहे हैं। मित्रों, 50 वर्ष की ये यात्रा विरासत और विकास की एक अद्भुत यात्रा भी है। आज एक अग्रणी न्यूज़पेपर के रूप में दैनिक जागरण की उपस्थिति न केवल उत्तर भारत में, मध्य भारत में, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन उत्तर भारत में भी पूरी मजबूती के साथ हम सब इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। लेकिन उसने बेहतर समन्वय बनाया है विरासत और विकास की। जिस अभियान को नेतृत्व वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं, उस अभियान को दैनिक जागरण ने सदैव अपना समर्थन दिया है। मुझे याद है 1990 के दशक में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दैनिक जागरण के जो संपादकीय थी, आप उनको देखें। दैनिक जागरण के उस दौरान जितने भी संपादकीय आलेख हुआ करते थे, इनको देखने के लिए हम लोग देखते थे कि चौराहे पर बैठ करके लोग पढ़ते थे उनको। नौजवान उनके माध्यम से भाषा को सुधार करने का प्रयास करते थे। उस दौरान लोग अपनी राष्ट्रीयता के साथ कैसे जुड़ना है, हमारी जीवन की प्रतिबद्धता क्या हो सकती है, इनको देखने का काम उस दौरान के संपादकीय आलेख अगर आप देखेंगे तो दैनिक जागरण उस दिशा में एक बड़ी लंबी रेखा खींचता है जहां पे कोई दूसरा सामने नहीं टिकता है। और ये चीजें दिखाती हैं कि आखिर हम किसी एक संस्थान के साथ जुड़े हैं, किसी एक ग्रुप के साथ जुड़े हैं, किसी एक संगठन के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता क्या है। सरदार अटल जी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन संस्थान हो या व्यक्ति या संगठन, वो अपने आप में एक समस्या है। जो मूल्यों और आदर्शों से भटका हुआ है, वो अपने आप में एक समस्या है। पेंडुलम की तरह होती है उसकी स्थिति। कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। और इसलिए व्यक्ति हो या संस्थान, उसको अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को बताना पड़ेगा कि इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसने कितनी ईमानदारी के साथ अपनी इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और अगर जब उन जवाबदेही को सुनिश्चित करने की बात आएगी तो दैनिक जागरण उसमें खरा उतरता हुआ आपको मीडिया ग्रुप में दिखाई देगा। मैं दैनिक जागरण परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनके संस्थापकों ने, उनके प्रारंभिक जो प्रधान संपादक थे, प्रबंधन थे, उन सब ने जो कुछ इस समाचार पत्र प्रारंभ करते समय देखा था, वह आज भी उसी रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज का समय मीडिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। पिछले 20 वर्ष के दौरान मीडिया के स्वरूप बदले हैं। प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया का एक रूप हमारे सामने आया है। विजुअल मीडिया के बाद अब डिजिटल और सोशल मीडिया का रूप। और डिजिटल और सोशल मीडिया यानी जिसको आप बेलगाम घोड़ा कह सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं किसी का। उसमें भी डीप फेक का मामला किस हद तक कट एंड पेस्ट के माध्यम से कैसे अव्यवस्था फैलाई जा सकती है, दुनिया के अंदर कैसे तबाही मचाई जा सकती है, यह भी हम देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग वर्ग के लोगों का, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग पसंद भी हो चुकी है। उन स्थितियों में इस नई प्रतिस्पर्धा में का सामना करते हुए भी दैनिक जागरण पूरी मजबूती के साथ अपनी इस 50 वर्ष की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए दैनिक जागरण परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, 50 वर्ष की इस यात्रा में गोरखपुर ने भी
अब बहुत कुछ बदलाव देखा है। आज गोरखपुर को कोई बीमारी का अड्डा नहीं बोल सकता। आज कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से पलायन की बात नहीं कर सकता। आज कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में यहां पर किसी बीमारी की चर्चा के लिए एक बदनाम जगह के रूप में नहीं दर्ज कर सकता। आज कोई यहां पर माफिया गैंग अव्यवस्था पैदा कर रहा है, इसके बारे में कोई गोरखपुर को या पूर्वी उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को बदनाम नहीं कर सकता है। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश पहचान के संकट का मोहताज नहीं है। आज उसकी पहचान है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, भारत की विरासत की प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को देश भी और दुनिया भी सम्मान देता है। विरासत को विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जोड़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की सशक्त उपस्थिति को हर व्यक्ति स्मरण कर रहा है। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम जहां पहुंचे हैं, आज हमारे सामने पहचान के संकट से हम उभरे हैं और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। एक समग्र विकास के जिस रोड मैप को हम लोगों ने आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो रोड मैप हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम सबके सामने है। उसका एक लघु स्वरूप अगर देखना है कि उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य क्या है, जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को उस सामर्थ्य में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश ने कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण आपके सामने है। जो भी आया प्रयागराज में महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में इन 45 दिनों के आयोजन में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। उत्तर प्रदेश में जो भी आया, उत्तर प्रदेश ने आतिथ्य सत्कार का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। याद करिए वह घटना, वह भी किसी समाचार पत्र में ही आया था, जहां पे सुदूर दक्षिण से आने वाले यात्रियों की एक बस पहली बार साहस की थी कि उत्तर भारत में वे महाकुंभ में वे भी आस्था का स्नान करें। रास्ते में बस खराब हो गई। खराब होने के बाद जब वे आगे बढ़े तो उनके कुछ लोग गए ढूंढने के लिए कि कहां हमें मिस्त्री मिलेगा। तो एक घर में शादी हो रही थी। उनको पता लगा कि सुदूर दक्षिण से लोग उत्तर प्रदेश में स्नान करने के लिए आए हैं महाकुंभ में। तो उसके पूरे परिवार के लोग गए, उनसे कहा कि भाई चलिए आप हमारे घर में वहां पहले भोजन ले लीजिए। तो भूखे थे लोग, वे लोग आए वहां से, क्योंकि उनको रास्ते में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था कि कहां जाएं, कैसे करें, गाड़ी कहां मिलेगी, क्या थी। लेकिन जब वे वहां से वो चले तो गए, तो उन्होंने कहा पूरा सजा हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है आपके घर। उन्होंने कहा हमारे घर में आज लड़की की शादी है और थोड़ी देर में बारात आने वाली है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो 50 लोग हैं, अगर हम खाना खा लेंगे तो बाराती क्या खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आप पहले खाना खा लेंगे, बारातियों के लिए हम फिर बना लेंगे। यह आतिथ्य सत्कार का अद्भुत उदाहरण था। और फिर उस गांव के लोगों ने दूसरी बस की व्यवस्था की और उन्हें प्रयागराज तक पहुंचाया और पीछे उनके ड्राइवर को रखा साथ में और कहा, फिर उनकी गाड़ी के लिए मिस्त्री मंगाया, गाड़ी ठीक करवाई और फिर उस गाड़ी को प्रयागराज भेजा, जिससे फिर वे वापस जा सके हैं।
ऐसे अद्भुत उदाहरण आतिथ्य सत्कार के उत्तर प्रदेश वासियों ने इस दौरान दिए। और कानून व्यवस्था के बारे में तो बोलना ही क्या था। 66 करोड़ लोग आ गए, कोई लूट नहीं, कोई अपहरण नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। इस दौरान आपने देखा होगा कहीं कोई ऐसी घटना नहीं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश वासियों को कहीं सिर झुकाना पड़े। यह एक आदर्श व्यवस्था, यह तब संभव हो पाता है जब सभी लोग मिलकर के एक साथ सोचते हैं, एक साथ करते हैं, एक साथ उसके परिणाम भी उसी रूप में आते हैं। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस दौरान हम उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आए। आप याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे था, यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे बनाया था। आज हम लोग 6 एक्सप्रेसवे इन 8 वर्षों में बना चुके हैं। 8 एक्सप्रेसवे 6 बना चुके हैं और 7 पे वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में एक सिटी में मेट्रो का संचालन हो पाया था। आज हम 6 सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। हाईवे का सबसे बड़ा संजाल आज के दिन पे नेटवर्क हमारे पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश की एक तेजी से बड़ी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। याद करिए, जो लोग अर्थशास्त्र के सामान्य जानकारी भी रखते होंगे उनको याद होगा, देश जब आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र था, उर्वरा भूमि थी, अच्छा जल संसाधन था, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था माना जाता था। जो भी था उसमें भी देश के अंदर टॉप की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश था। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण का चलता गया और उसके बाद देश के अंदर सरकार पर सरकार बदलती गई, देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई, देश विकास के नित नए प्रतिमान को छूता गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जा रही थी। प्रति व्यक्ति आय लगातार नीचे होती गई। 1947 से 1950 तक उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो थी, प्रति व्यक्ति जो आय थी, वह नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उससे ऊपर थी। उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण था। और आज जब 2017 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की नेशनल एवरेज की 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। कहां पहुंचा दिया था उत्तर प्रदेश को? पहचान का संकट अलग था। पहचान का संकट किस कदर था आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। यानी कुछ जनपद तो ऐसे थे जिनके नाम पे धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। दुनिया के अंदर उस समय कैसी छवि बनाई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री यूएस गए थे 2013 में।
और जब वे वहां गए तो थे कि एक दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय में वह कुंभ के बारे में केस स्टडी बताएंगे, और वहां जाते ही उत्तर प्रदेश के नाम पर और उनके नाम के कारण एयरपोर्ट में ही उनको पहले नंगा करके खड़ा किया गया और कहा कि पहले तुम्हारी तलाशी होनी है पूरी, और उसके बाद उनको एयरपोर्ट से बैरंग वापस आना पड़ा था। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। पहचान का संकट था, बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। यह मान्यता थी दिल्ली में, क्योंकि 5 बार मैं गोरखपुर से सांसद था और मैं इस बात को मानता था वहां पे कि वहां के गलियारों में एक चर्चा होती थी कि कोई भी स्कीम हम मनाते हैं, लेकिन वह लखनऊ पहुंचते पहुंचते वह उस स्कीम को फेल होने का एक माध्यम बन जाता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में मात्र 12,75,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था था, आज वह उत्तर प्रदेश मात्र 8 वर्ष में, यानी 12,75,000 तक पहुंचने में लगे थे 70 वर्ष, और इस 12,75,000 करोड़ को हमें 30 लाख करोड़ पहुंचाने में लगे हैं मात्र 8 वर्ष। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 30 लाख करोड़ रुपए की एक अर्थव्यवस्था है। हमने पर कैपिटा इनकम को 46,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके अब इसको 1,10,000 तक पहुंचा दिया है, यानी दुगने से भी अधिक हम, यानी जिसको पहुंचाने में 70 वर्ष लगे थे वह मात्र उससे भी ज्यादा हम लोग मात्र 8 वर्ष में उन लक्ष्यों को प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए केवल स्लोगन नहीं है, जमीनी धरातल पर सबको साथ लेकर के चलने की जो सामर्थ्य थी, यही है सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। विकास की यात्रा समान रूप से आगे बढ़ेगी। केवल पास से नहीं काम चलने वाला। जो घोषणाएं होती हैं अक्सर, उससे नहीं, ये पास के साथ भी होगा, और साथ की यात्रा ही समग्र विकास की यात्रा है। विकास की समग्र विकास की इस यात्रा का आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं जाएंगे, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ काशी की कायाकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। प्रयागराज सिटी, ये सब ऐसी सिटी थी जहां पे पहले किसी माफिया के नाम से जानी जाती थी, आज माफिया के नहीं, महाकुंभ के नाम पे जानी जा रही है। सत्तर वर्ष की उस यात्रा में उन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। हमने 8 वर्ष की इस यात्रा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी दिया है। 8 वर्ष की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान फिर से बहाल करवाई है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, और ये विरासत और विकास की इस यात्रा को साथ साथ लेकर के चलने का एक परिणाम है। आज दैनिक जागरण इस पूरी यात्रा में एकदम निकट के सहयोगी के रूप में सदैव कार्य करता रहा है, और गोरखपुर आप सबके सामने है। गोरखपुर अब मच्छरों से नहीं, माफियाओं से नहीं, इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों से नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षा के, एक स्वास्थ्य के, एक व्यापार के और एक रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के अब ये चारों स्तंभ मिलकर के न केवल लोकतंत्र को पुष्ट करेंगे बल्कि समग्र विकास की रूपरेखा को, जो रोड मैप को जमीनी धरातल पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 70 वर्ष में भारत की यात्रा बढ़ी और मात्र 11वीं अर्थव्यवस्था भारत रह गया था, और अब 11 नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। लेकिन एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है 2047 का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, एक टारगेट है, एक लक्ष्य है हमारे लिए, उसके अनुरूप उन्होंने संकल्प देशवासियों को करवाया है और लक्ष्य सबको दिया है, एक आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हमें कैसे लगना है, कैसे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, वह चुनौती प्रत्येक क्षेत्र में होगी, हर क्षेत्र में चुनौती होगी। याद करिए 2014 के पहले का भारत, हर दिन समाचार पत्रों की बैनर न्यूज क्या होती थी? इतने किसानों ने आत्महत्या की। यहां पर मैं देखता था दैनिक जागरण की बैनर न्यूज क्या होती थी कि कुशीनगर में इतने मुसहर भूख से मरे, फलाने जनपद में इतने लोग भूख से मरे। जब मुसहर के भूख की मौत के समाचार 2003-4 में मैंने पहली बार समाचार पत्रों में पढ़े थे, तो मैं वहां का सांसद नहीं था, मैं सांसद तो गोरखपुर का था, लेकिन मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उन जगहों का भ्रमण करने के लिए गया कि क्या है, भूख के पीछे कैसे मौतें हो रही हैं, राशन गरीबों का कौन खा जा रहा है। मैं गया था उन क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए, मैं भौचक था। मैं वहां देख के भौचक था कि भूख से मरने वाले लोग मुसहर जाति के थे और उनके पास जो झोपड़ी थी, वह झोपड़ी की ऊंचाई कुल आप मान सकते हैं कि 4 से 4.5 फुट से ऊंची नहीं थी। दीवार भी फूस की, ऊपर छप्पर भी फूस का, घर में बर्तन बामुश्किल एक कोई बर्तन था, कुछ भी अन्य नहीं था। और उसमें भी मैं उनसे जब पूछा वहां पे, मैंने कभी आप लोग यहां पे पक्का मकान क्यों नहीं बनाते हैं? उन्होंने कहा साहब ये जमीन भी हमारी नहीं है, कोई आता है वो हमें यहां से उजाड़ देता है, फिर हम लोगों को कहीं और जगह हमें ये झोपड़ी रखनी पड़ती, इसलिए हमने फूस की सब बनाई हुई है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभियान चलाया, आंदोलन हम लोगों ने किए, थोड़ा बहुत उसके परिणाम आते थे लेकिन अस्थायी समाधान नहीं होते थे। ऐसे ही 54 गांव बनटांगिया के थे, यानी आप देश आजाद हो गया 1947 में, पहला आम चुनाव हो गया 1952 में, लेकिन 2017 तक उन लोगों को राजस्व गांव का दर्जा न मिलने के कारण वोटिंग राइट नहीं थी। वोटिंग राइट नहीं यानी यहां के नागरिक, लेकिन उनको अपना नागरिक मानने से भारत ने मना कर दिया। उनको वोट देने का अधिकार नहीं, उनको राशन कार्ड नहीं, उनके कोई विकास के कोई कार्य नहीं, उनके पास बिजली नहीं, उनके पास पानी नहीं, उनके पास स्कूल नहीं, उनके पास आंगनबाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं था। और वहां संघर्ष होता था वन विभाग और उन लोगों के बीच में, पुलिस और उनके बीच में, लगातार ये चलते थे, कई लोग मारे गए। 2017 में जब हमें राज्य के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने उनकी पूरी स्थिति का तब तक काफी अध्ययन किया था। एक साथ हमने अभियान चलाया था, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अभियान चलाया था। इंसेफ्लाइटिस
आज पूरी तरह समाप्त हो गई है। आज इंसेफ्लाइटिस से मौतें नहीं होती हैं। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस से 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और अगले 3 वर्ष के अंदर ही 2017 से लेकर 2020 तक यानी 19 के बीच में हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया था इसके खिलाफ, और इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित कर दी, पूरी तरह नियंत्रित कर दी। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस से काल कलवित होने वाले बच्चे कौन थे? ये बच्चे वही थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे या अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए बच्चे थे। या वोट बैंक तो बन गया, लेकिन उन बच्चों की सुध किसी ने नहीं ली। जब डबल इंजन की सरकार आई थी तब हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अभियान चलाया, और आज इंसेफ्लाइटिस से कोई भय नहीं, पूरी तरह नियंत्रण में है। बल्कि एक प्रकार से उन्मूलन की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उन्मूलन इंसेफ्लाइटिस का हो चुका है उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही दूसरा हमने चलाया था, मैंने कहा मुसहर, बनटांगिया, थारू जनजाति, गौड़, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जातियां हैं, जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, इन सभी को जमीन का पट्टा दो, आवास की सुविधा दो, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था कराओ, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको पेंशन की सुविधा दो, उनको 100% सिचुरेट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने अभियान चलाया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब किसान आत्महत्या नहीं करता है, कोई गरीब भूख से नहीं मरता है। आज तो भारत के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके उपचार की सुविधा ले सकते हैं। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों को एक आवास की सुविधा प्राप्त हो गई है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिछली सरकारें अपने विकास की बात करती थी, अपने परिवार तक सीमित रहती थी। उन्होंने अपना विकास तो किया, अपने परिवार का विकास किया, लेकिन उन्होंने कभी देश के विकास को, समाज का समग्र विकास हो, इसको प्राथमिकता नहीं दी। और वही कारण था उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया, पहचान के संकट के दौर से गुजरता गया। नौजवानों के सामने पहचान का संकट, किसानों के सामने आत्महत्या, गरीबों के सामने भूखमरी, महिलाओं के सामने असुरक्षा जैसी स्थितियां खड़ी हुई थी। व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। लेकिन आज इन सब से हम उभर करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा में दैनिक जागरण एक सशक्त उपस्थिति के साथ इस यात्रा का सहभागी रहा है। मैं इस अवसर पर इन गोरखपुर संस्करण के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैं गोरखपुर यूनिट को, पूरे दैनिक जागरण परिवार को, यहाँ के स्थानीय संपादक जी को भी, उनके जागरण के निदेशक सुनील गुप्ता जी को भी, प्रबंध संपादक तरुण गुप्ता जी को भी, और संपादक आशुतोष शुक्ल जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा हमारी ऐसे ही साथ साथ चलेगी। इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं दैनिक जागरण परिवार के प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद।